हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का डिटेल्ड डिस्कशन हम कर चुके हैं, साथ ही फुल चैप्टर रिवीजन भी कर चुके हैं। अब आपके टर्म 1 एग्जाम्स की 100% प्रिपरेशन के लिए हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन। क्वेश्चन होगा फॉर ऑप्शंस होंगे, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगी। आपको मेरे साथ में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एक नोटबुक एंड पेन के साथ में रेडी रहिएगा। मेरे साथ में आप अपने आंसर्स उस नोटबुक में नोट करते जाइएगा। देन जब मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी उससे अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स के लिए कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। साथ ही साथ एक बार और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन सेज डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है? मैरिज, फैमिली, किनशिप और गवर्नमेंट किस चीज से सोसाइटी की बेस या बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं? किसे हम कहेंगे? फैमिली को, मैरिज इंस्टीट्यूशन को, किनशिप रिलेशंस को और गवर्नमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। सो आई एम टेलिंग यू नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फैमिली। फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली से क्या होता है? जब फैमिलीज क्रिएट होती हैं, ओके, जब बहुत सारी फैमिलीज क्रिएट होती हैं, अल्टीमेटली जब ये सभी रिलेशनशिप्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स, जब ये सभी ह्यूमन बींग्स रिलेशनशिप्स में आते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, अल्टीमेटली सोसाइटी फॉर्म होती है। तो फैमिली क्या हो गई? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, देन Which institution is sanctioned by society to regulate sex relations? अब वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी में सेक्स रिलेशंस को सैंक्शन करता है? ओके, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? मैरिज, फैमिली, गवर्नमेंट और किनशिप। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन समझ के ही इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए, दैट इज मैरिज। मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सेक्स रिलेशंस को रेगुलेट करता है, जहां एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जब इनके बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं तो क्या होता है? फैमिली क्रिएट होती है। फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। फैमिली से सोसाइटी क्रिएट होती है। तो अल्टीमेटली कौन सैंक्शन करेगा? दैट इज मैरिज institution. Okay, then next is in dash family husband, wife and their unmarried children live. अब वो कौन सी फैमिली होती है? टाइप्स ऑफ फैमिली हमने पढ़े थे। ओके, सो वो कौन सी फैमिली है जिसमें हस्बैंड, वाइफ एंड उनके चिल्ड्रन जो होते हैं, अनमैरिड चिल्ड्रन, ओके, जो उनके अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो सभी साथ में रहते हैं। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वो कौन सी फैमिली है? सॉरी, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और नन ऑफ दीज। वो कौन सी फैमिली है बताइए, जहां पर हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन साथ में रहते हैं? जैसे आप लोग भी उस तरह की फैमिलीज में रहते होंगे। हम ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? जॉइंट, एक्सटेंडेड, न्यूक्लियर और नन ऑफ दीज। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिलीज हम किसे कहते हैं? जहां पर हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके चिल्ड्रन हो, दे आर मैरिड, देन उनके भी चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनके भी बच्चों के बच्चे होते हैं, तो हम उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके, देन ब्लड रिलेटिव्स आर डैश रिलेटिव्स। अब जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिनसे आपका खून का संबंध होता है, ऐसे रिलेटिव्स को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी रिलेटिव्स, सेकेंडरी रिलेटिव्स, टर्जरी रिलेटिव्स और नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए फटाफट, आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए आंसर। देन आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए, दैट इज प्राइमरी। जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं हमारे, उनके साथ में प्राइमरी रिलेशंस होते हैं। प्राइमरी रिलेशंस या प्राइमरी ग्रुप्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर 2 में स्टडी किए थे, वहां हमने क्या देखा था कि कैसे पर्सनल, इंटीमेट एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस होते हैं। तो जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में हमारे भी ऐसे ही रिलेशंस होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी रिलेटिव्स। ओके, देन What is mean by the sovereignty of the state? अब एक स्टेट की सोवर्निटी से हमारा क्या मतलब होता है? हाफ फ्रीडम, स्लेवरी, फ्रीडम और हाफ स्लेवरी। क्या है हमारा मतलब सोवर्निटी ऑफ द स्टेट से? हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं,
हाफ फ्रीडम की बात करें, स्लेवरी यानी गुलामी की बात करें, या हाफ स्लेवरी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है। आपको खुद ही से ये सारी चीजें स्टडी, मतलब आपको सारा कुछ स्टडी करके खुद ही जाना है, खुद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अच्छे से सारी चीजों को समझ लीजिए। क्या होगा? सोवरेनिटी ऑफ स्टेट का मतलब, यस द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फ्रीडम, जहां पर कोई भी थर्ड पर्सन स्टेट और सिटीजन्स के बीच में नहीं आने वाला है। सिर्फ स्टेट है, उसके सिटीजन्स हैं, दे ऑल आर सोवरेन। कोई और पर्सन या फिर एक स्टेट के ऊपर किसी और पर्सन की, किसी सेकंड पर्सन का कोई अधिकार, कोई अथॉरिटी कुछ भी नहीं होता है, कोई से नहीं होता है। ओके, सो क्या है करेक्ट आंसर? सी, दैट इज फ्रीडम। व्हाट इज मीन बाय सोवरेनिटी ऑफ स्टेट? फ्रीडम। देन Which of these is a mean to achieve state's objective? अब जो स्टेट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, हमने स्टेट, नेशन, कम्युनिटी, ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी पहले चैप्टर में, सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सो वहां पर जो स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, अब स्टेट को अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, तो वो किसके थ्रू करेगा? वो कौन सा मीन होगा जिससे स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाला है? गवर्नमेंट, सोसाइटी, पीपल या कास्ट? बताइए, वापस से सोचिए, रीड करिए, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करिए। आई एम गिविंग यू टाइम, देन आप अपने आंसर को नोट करिएगा। ओके, सो कौन सा वो मीन है जिसके थ्रू स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने वाला है या अचीव करने वाला है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही वो मीन होता है जिसके थ्रू स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। पीपल्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टेट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर्टी रिडक्शन, हमको क्या करना है? पावर्टी को रिड्यूस करना है। पावर्टी हमको हमारी कंट्री से या हमारे स्टेट से खत्म करना है, तो कैसे होगी? क्या पीपल मिलके करेंगे? क्या सोसाइटी करेगी? क्या कास्ट के थ्रू हम कर सकते हैं? नहीं। जब हम अपनी एक गवर्नमेंट बना लेंगे तो वो हमारे लिए एफर्ट्स करेगी, स्कीम्स लेके आएगी, प्लान्स लाएगी, पॉलिसीज लाएगी, जिसके थ्रू हम पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टेट का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मीन्स क्या हो गया? गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गवर्नमेंट। क्लियर है? आया समझ में? देन Which of these is an economic institution? अब इनमें से क्या एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सचेंज और ऑल ऑफ दीज। क्या है इसमें से? क्या चीज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को बता रही है, या फिर ये सभी हैं? कौन सा है इसमें से करेक्ट आंसर? बताइए। आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हमें दिख रहे हैं, या ये सभी फिनोमेना जो हैं, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। डिवीजन ऑफ लेबर, किस तरह से डिवीजन किया जाता है लेबर्स का वर्क के लिए। एक्सचेंज करना क्या होता है? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारी चीजों से रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज की भी बात कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। सो ये सभी फिनोमेना या ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए सही आंसर क्या है? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन फ्रॉम वेयर डज रिलीजन ओरिजिनेट? अब ये बताइए कि ये जो रिलीजन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ओके, इसका ओरिजिन क्या रहा है? ह्यूमंस बिलीव्स, गॉड, स्पिरिट और सुपरनैचुरल पावर। कहाँ से रिलीजन ओरिजिनेट हुआ है? हम जिस धर्म की बात करते हैं, जिस रिलीजन में हम सभी आज बिलीव करते हैं, हम सभी का अपना अपना रिलीजन है। सो वो रिलीजन ओरिजिनेट कैसे हुआ? क्या ह्यूमन के बिलीव्स की वजह से, गॉड की वजह से, कोई स्पिरिट है उसकी वजह से, या सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से रिलीजन अपने आप ओरिजिनेट होता है? क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? बताइए। लिख लिया आप लोग ने अपनी नोटबुक्स में? द करेक्ट आंसर इज, आप सभी को जैसा कि पता है, इट्स ए, दैट इज ह्यूमन बिलीव्स। देखिए, थोड़ा सा एंशिएंट में चलें। जैसे पहले के समय में क्या चीज होती थी? सूरज निकल आया है, लोगों को रोशनी मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है, जो सूर्य है, मतलब वो हमें रोशनी प्रोवाइड करते हैं, उनकी वजह से हम सारा कुछ देख पा रहे हैं। अगर सूरज नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज में बिलीव किया कि ये जो है ये डिवाइन पावर है, इनकी वजह से हम अपने काम काज कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने की, सारी चीजें है ना, सारा कुछ जो है सन से हो रहा है। तो ये ह्यूमंस ने बिलीव कर लिया। सो अल्टीमेटली ये ह्यूमंस के बिलीव ही थे कि आज जो
है हम सन को भी पूजते हैं, हम ट्रीज को भी पूजते हैं, ये तो आपके नेचुरल गॉड हो गए, बोल ले सकते हैं हम। और ऐसे ही ह्यूमन बिलीफ्स के थ्रू जो है रिलीजन ओरिजिनेट हुआ, सबके अपनी अपनी मान्यताएं धारणाएं रही। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज ह्यूमन बिलीफ्स। ओके, देन whose words are these? अब आपको ये बताना है ये किसके वर्ड्स हैं। रिलीजन इज अ फेथ इन सुपरनैचुरल पावर। रिलीजन यानी कि सुपरनैचुरल पावर में विश्वास रखना। टेलर, डर्कीम, लास्की और फ्रेजर, इनमें से किसने कहा ये कि रिलीजन इज अ फेथ इन सुपरनैचुरल पावर? बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए सारा कुछ चैप्टर में से। द करेक्ट आंसर इज, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? आंसर इज ए, दैट इज टेलर। टेलर ने ये चीज कही कि रिलीजन इज अ फेथ इन सुपरनैचुरल पावर। अब आपको जिसको भी ये वाला क्वेश्चन नहीं पता था या ये आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आंसर के साथ में, और फिर एग्जाम्स के टाइम में रिवाइज भी करना है, वो नहीं भूलिएगा। ओके, देन हु स्टडीड प्रोटेस्टेंट रिलीजन? अब ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन को स्टडी किसने किया था? डर्कीम, वेबर, मार्क्स और टेलर। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? हमने पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ अपने चैप्टर्स में। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज वेबर। वेबर, मैक्स वेबर स्टडीड प्रोटेस्टेंट रिलीजन। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? बी, दैट इज वेबर और मैक्स वेबर। देन What was literacy rate in India in 2011? अब 2011 में इंडिया में लिटरेसी रेट क्या था? ठीक है, साक्षरता या पढ़े लिखे लोग कितने ज्यादा थे, कितने परसेंट थे 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग? 52%, 74%, 64% और 70%। एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है ना, उसी से ये क्वेश्चन आ रहा है। सो क्या लिटरेसी रेट था इंडिया में? द करेक्ट आंसर इज, क्या है करेक्ट आंसर? कितने परसेंट पीपल जो है लिटरेट है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द ईयर 2011? आंसर इज बी, दैट इज 74%। 74% क्या है लिटरेसी रेट इन इंडिया इन द ईयर 2011। देन an arrangement where individuals are permitted to marry again often on the death of first spouse or after divorce is called। अब हम एक ऐसी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर एक इंडिविजुअल, यदि उसकी जो स्पाउस है या उसका जो स्पाउस है उसकी डेथ हो जाती है या उससे उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो उसको अलाउ किया जाता है कि आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, सीरियल मोनोगैमी और पॉलीएंड्री। बताइए क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने बहुत अच्छे से मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टडी किया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सीरियल मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या होता है? जब एक मेल एक फीमेल से मैरिज करता है, वो मोनोगैमी है। जब उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है या उनका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद में वो दोनों ही, चाहे फिर हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो किसी और से शादी कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सीरियल मोनोगैमी। लेकिन ये कब होगा? जब पर्सन की डेथ हुई हो या डाइवोर्स हो गया हो, तभी। इसे कहते हैं सीरियल मोनोगैमी, यानी एक रिलेशनशिप खत्म करके देन सेकेंड रिलेशनशिप पर शिफ्ट करना। ओके, देन right to equal justice before law is known as which right? अब कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है, सभी को न्याय मिलने वाला है, लॉ की नजरों में सभी इक्वल है। इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ, राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ इज नोन एज विच राइट? ये किस राइट के अंदर आता है? सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, जुडिशियल राइट्स और सोशल राइट्स। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, न्यायिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार, किसके अंदर आएगा राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ? ये आपको बताना है, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है, देन आपको क्रॉस चेक करना है। भले ही आपको गलत भी आता हो तो भी आप लिख के रखिए, ताकि आपको पता भी चलेगा कि आपने अच्छे से सारी चीजों को समझा है या नहीं समझा है। ओके, और जिसको भी इसका आंसर आता है सो वेल एंड गुड। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सिविल राइट्स। ये नागरिक अधिकार के अंदर आता है या फिर सिटीजन्स राइट्स के अंदर आता है कि हर एक सिटीजन को ये राइट है कि जब वो लॉ के सामने हो तो उसको इक्वल जस्टिस मिले। ठीक है, सभी के साथ में इक्वल, एक जैसा न्याय होना चाहिए। कानून की नजरों में सभी एक समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सिविल राइट्स। ओके, देन
in which form or type of family women play a major role in the decision making। अब ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, हमने इसको बार बार सॉल्व किया हुआ है। सो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? वो कौन सा फॉर्म होता है फैमिली का जहां पर वुमेन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है, ये डोमिनेंट पोजीशन में है? न्यूक्लियर फैमिली, पेट्रीलिनियल फैमिली, मेट्रियार्कल फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। बताइए, डिसीजन मेकिंग में वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है करेक्ट आंसर? यहाँ पे आप सभी को आंसर पता है, आई नो, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मेट्रियार्कल फैमिली। जो मेट्रियार्कल फैमिली होती है वहां पर वुमेन होती है किस पोजीशन में? डोमिनेंट पोजीशन में। न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल अभी हमने देखा, एक्सटेंडेड फैमिली भी हमने देखी। पेट्रीलिनियल मतलब जहां पर जो वंश परंपरा चली आ रही है वो पुरुष से चल रही है, ठीक है, मेल्स के थ्रू चल रही है। सो दैट इज व्हाट? पेट्रीलिनियल फैमिली। जो लाइन ऑफ डिसेंट है वो मेल्स के थ्रू चल रही है। मेट्रियार्कल यानी कि जो वुमेन है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। ओके, देन Which of the following is the most common form of marriage? अब आपको ये बताना है कि मैरिज का सबसे कॉमन फॉर्म क्या है। पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी और पॉलीगाइनी। बताइए क्या है सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज? किस तरह की मैरिजेस होती हैं हमारी सोसाइटी में? सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा है बताइए? एंड दी करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक मेल एक फीमेल एक दूसरे से शादी करेंगे, ये सबसे कॉमन फॉर्म है। पॉलीगैमी यानी कि जो पर्सन मेल या फीमेल जो है वो एक से ज्यादा हस्बैंड और वाइफ रख सकते हैं। और पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी दोनों पॉलीगैमी के ही पार्ट्स हैं। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मोनोगैमी। देन which of the following rights includes the right to own property? अब इनमें से वो कौन सा राइट है जो कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी के अंदर आता है? सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और नन ऑफ दीज। आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, आपके पास में अधिकार है, तो ये किस अधिकार के अंदर आएगा? सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक या इनमें से कोई भी नहीं? क्या है करेक्ट आंसर? आंसर इज बी, दैट इज सिविल राइट्स। ये भी आपके सिटीजन्स राइट्स या सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार के अंदर आता है कि आप सभी के पास में अधिकार है, आप प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। क्लियर है? देन द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क which contribute to society's basic needs and helps perpetuate social order। क्लियर है? फैमिली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करती है जो कि एक तरह से बेसिक यूनिट भी है किसकी? सोसाइटी की। The dash perspective argues that modern industrial societies function best if women look after the family and men earn the family livelihood। अब कोई सा एक पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि सोसाइटीज और अच्छे से फंक्शन करेंगी अगर जो वुमेन है वो फैमिली का ध्यान रखेंगी और जो मैन होंगे वो ब्रेड विनर होंगे। In India, studies however suggest that families need not become nuclear in an industrial pattern of economy। लेकिन एक पैटर्न जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में या इंडस्ट्रीज जहाँ पर सेटअप हो चुकी हैं, इंडिया में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज का जो एक चलन है वो इंडिया में प्रिविलेंट नहीं हुआ, यहाँ अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बस ये बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आने वाला है। वो कौन सा पर्सपेक्टिव है जो कहता है कि जो मेल होंगे या जो मेन होंगे यदि वो ब्रेड विनर हैं यानी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो घर का ख्याल रखती हैं, फैमिली की तरफ ध्यान देती हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी और अच्छे से फंक्शन करेंगी। ऐसा कौन कहता है? सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और डोमिनेंट पर्सपेक्टिव। कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ये चीज कहता है? बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? वापस से रीड कर लीजिए स्टेटमेंट यदि आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है। सो व्हाट विल बी कम हियर इन दिस ब्लैंक? द आंसर इज बी, दैट इज फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट व्यू इस चीज को होल्ड करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? देन अकॉर्डिंग टू डैश a sociologist, the number of joint families has gradually increased in post-independence India. According to him, the rising life expectancy in India is a contributing factor.
Over the period 1941 to 50 to 1981-85, it increased for men from 32.5 to 55.4 years and for women from 31.7 to 55.7 years. As a result, the proportion of people aged 80 and up in the total population has risen. अब यहाँ पर एक सोशियोलॉजिस्ट की बात हो रही है. वो सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरह से जॉइंट फैमिलीज के नंबर इंक्रीज हो गए उस चीज को बता रहे हैं. वो सोशोलॉजिस्ट कौन है अब ये आपको बताना है. ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं. A.M. शाह, एमाइल डरकीम, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉर्ज सी मिल. बताइए क्या है करेक्ट आंसर. कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जो जॉइंट फैमिलीज के नंबर जो हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इंक्रीज हो गए ये चीज कह रहे हैं और इसको बता रहे हैं. क्या है करेक्ट आंसर. आंसर इज ए, दैट इज A.M. शाह. A.M. शाह सोशोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज को कन्वे कर रहे हैं. क्लियर है. सो आंसर क्या हो गया. ए, दैट इज A.M. शाह. देन एज अ रिजल्ट ऑफ डैश प्रोसेसेस, family and kinship are subject to change and transition, but the course of change does not have to be the same in all countries and regions. अब किस प्रोसेस या फिनोमिना की यहाँ पर बात हो रही है जो ये कह रही है कि फैमिली और किनशिप में चेंजेस होते हैं, ट्रांजिशन भी आते हैं, लेकिन हर एक कंट्री में हर एक रीजन में सेम नहीं होते हैं. Furthermore, transition does not imply that previous standards and structures are fully obliterated. Continuity and change coexist. Okay? अब ऑप्शंस क्या है. सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस की बात यहाँ हो रही है. पेट्री लोकल प्रोसेस की बात हो रही है. माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. कौन सा वो प्रोसेस है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर जगह पर जो है या फिर चेंजेस ऑल ओवर हो रहे हैं लेकिन सेम चेंजेस नहीं है. ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं. एक बार वापस आप रीड कर लीजिए आपको लगता है. सो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये सारी चीजें होती हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर. डी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस. देन one of the main features of modern society is an enormous expansion of dash. अब यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज की बात हो रही है और उसके किसी एक फीचर को आपको बताना है. ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको किसी एक फीचर को बताना है, उसके बारे में आपको आगे दिया है. वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन एन इमेंस नंबर ऑफ अदर वर्कर्स stretching right across the world for the products and services that sustain our lives. यानी इन शॉर्ट हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, गुड्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विसेज को लेके, और इन सभी के थ्रू हमारी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है, हम सस्टेन कर पा रहे हैं. With few exceptions, the vast majority of people in modern societies do not produce the food they eat, the houses they live, or in the material goods they consume. कुछ एक्सेप्शंस के अलावा इस पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो ईट कर रहे हैं, शायद वो खुद उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. जो वो पहन रहे हैं, शायद वो खुद उसे प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं. ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से प्रोसेसेस जो है पूरे वर्ल्ड में चलते हैं. अब ये प्रोसेस क्या है, मॉडर्न सोसाइटी के किस फीचर की बात हो रही है. पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, सोशल इंटरडिपेंडेंस और नन ऑफ दी अबव. अब आपको क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है. आप एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़िए. आपको इसमें कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, कुछ वर्ड्स दिखेंगे जिसके थ्रू आप इसमें एक अनुमान लगा सकते हैं, हिंट लगा सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. पहले आंसर बताइए फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. सो द आंसर इज व्हाट. 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या है. बी, दैट इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है. देखो कैसे समझ में आ रहा है कि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं. कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर चल रही है और ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं. और यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी अपनी सर्विसेज को लेके. यहाँ ना ही हम लॉ, ना ही गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर सोसाइटी की बात कर रहे हैं. हम गुड सर्विसेज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन इसकी बात करें तो अल्टीमेटली हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को. सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, समझ में आया किस तरह से क्वेश्चंस को रीड करना है, किस तरह से हमको अनुमान लगाना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा. कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ होता है, बस क्या करना है, एक बार सारी चीजों को अच्छे से रीड करना है. ओके, आई होप समझ में आ. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, A family where couple lives with the men's
पेरेंट्स इज कॉल्ड डैश। अब वो फैमिली जहां पर जो एक कपल है, ठीक है, जिसकी मैरिज हुई है, वो मेल के पेरेंट्स के साथ में रहेगा, हस्बैंड के या मैन जो है उसके पेरेंट्स के साथ में रहेगा, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? पेट्रीलोकल फैमिली, मेट्रीलोकल फैमिली, पेट्रीलिनियल फैमिली और मेट्रीलिनियल फैमिली। क्या कहा जाता है ऐसी फैमिली को जहां पर जो कपल है, जैसे सपोज ये जो है आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है, जो मेल है वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहेंगे दोनों, तो हम ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? आंसर इज ए, दैट इज पेट्रीलोकल फैमिली। क्या कहते हैं हम ऐसी फैमिली को? पेट्रीलोकल फैमिली। मेट्रीलोकल कब कहते हैं? जब फीमेल कपल, जो पूरी कपल है वो फीमेल के पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। ओके, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स विद फीमेल पेरेंट्स। पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल किसे कहते हैं हम? किस टाइप की फैमिली को? जहां पर लाइन ऑफ डिसेंट की बात हो रही है, वंश परंपरा की बात हो रही है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पेट्रीलोकल फैमिली। ओके, then dash and dash both are subject to change and transformations due to macroeconomic processes। अब मैक्रोइकोनॉमिक प्रोसेस की वजह से वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेंज भी होती हैं एंड ट्रांसफॉर्म भी होती हैं? किसकी वजह से? मैक्रोइकोनॉमिक प्रोसेसेस की वजह से। ऑप्शन सुनिए, कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड ट्राइब, फैमिली एंड किनशिप और नन ऑफ द अबव। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस की वजह से क्या चीजें चेंज भी होती हैं एंड ट्रांसफॉर्म भी होती हैं। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं और ये जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है वो किस तरह के चेंज की बात हो रही है। देन फिर आप जो है ऑप्शंस को पढ़िए, एक एक करके ऑप्शंस को देखिए और क्या आपको लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस की वजह से क्या चीजें चेंज एंड ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। जब आप इतना सोच लेंगे तो करेक्ट आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहां पर? सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फैमिली एंड किनशिप रिलेशंस। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें क्या है कि आपके सोसाइटी में कोई जो है थिंकिंग, थॉट प्रोसेस हो गया, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिकल हो गया, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसमें जैसे हम फैमिली की बात करें, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो है पहले के समय में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था वर्ल्ड वाइड। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ या मॉडर्न वे में आते हैं तो ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ आ रहे हो आप। सो क्या हो गया? फैमिली का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर की तरफ हम बढ़ गए। वैसे ही किनशिप रिलेशंस भी चेंज होते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज फैमिली एंड किनशिप। अगर हम कास्ट, क्लास और ट्राइब्स की बात करें तो कास्ट सिस्टम तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, ट्राइबल सिस्टम भी वैसे चेंज नहीं होता, और हमने दो चीजों को साथ में लिया है, कास्ट और क्लास, तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। फैमिली एंड किनशिप इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड। अब जिस फैमिली में किसी पर्सन की शादी हुई है उस फैमिली को क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, नियोलोकल फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली और नन, कुछ भी नहीं कहते हैं। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? जिस फैमिली में एक जो पर्सन है उसकी शादी हुई है उस फैमिली को हम क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, नियोलोकल, पेट्रियार्कल, नन। दी करेक्ट आंसर इज क्या है? चलिए वो करिए आप इसको, वो कहते हैं ना, नेग्लेक्ट करते हैं क्वेश्चन को कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, नन तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम कहेंगे ही। पेट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? जहां पर पुरुष सत्तावादी, जैसे हम कहते हैं, जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं। नियोलोकल फैमिली क्या होती है? जहां पर हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो ना ही हस्बैंड की फैमिली के साथ रह रहे हैं ना ही वाइफ की फैमिली के साथ में रह रहे हैं, दोनों अलग रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं नियोलोकल फैमिली। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन अब जो है यहाँ पर बच रहा है। सो ये फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होता है? क्या कहेंगे हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन को? द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जहां पर आपकी शादी हुई है फिर वहां से आपकी फैमिली जो है वो आगे बढ़ने वाली है, प्रोक्रिएशन होने वाला है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। देन डैश रिफर्स टू ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है कि जहां पर जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो होता है उस स्फीयर से बाहर की हम बात कर रहे हैं। ओके,
आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वहां पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी, बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इकोनॉमी, और नन, कुछ भी नहीं कहते हैं। सो व्हाट रिफर्स टू ट्रांजेक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट? क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? आंसर इज ए, दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है जहां पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बाहर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देखो, एक होता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पर जितने भी पीपल्स एम्प्लॉयड हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सभी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं। इन सभी की फिक्स्ड सैलरी है, फिक्स्ड टाइमिंग है, सारा कुछ है। ये हो गया आपका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसके अलावा जो बाहर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे या सुना भी होगा कभी, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या पर डे लेबर्स वगैरह जो होते हैं, वो आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आते हैं। उनके फिक्स्ड नहीं होते हैं वेजेस, ना ही उनका टाइमिंग्स वगैरह फिक्स्ड होते हैं, ना ही उनके डेज फिक्स्ड हैं कि वो कितने डेज पर वर्क करने वाले हैं। सो ये आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी, दैट इज ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ओके, देन the political institutions are concerned with the distribution of power on the basis of dash and dash। अब जो political institutions होते हैं वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं, या जो political institutions होते हैं वो किन चीजों पर बेस्ड होते हैं। ये सबसे सिंपल है समझने के लिए। दो ऑप्शंस आपको बताने हैं, यानी कि ऐसे करके दो आपको बताने हैं, डैश एंड डैश, क्योंकि दो ब्लैंक्स हैं। Political institutions are concerned with the distribution of power on the basis of power and authority, caste and class, status and role, or none of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किन चीजों पर बेस्ड होते हैं? क्या स्टेटस और रोल पर बेस्ड होते हैं? क्या कास्ट और क्लास पर बेस्ड होते हैं? क्या पावर एंड अथॉरिटी पर बेस्ड होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा था डिटेल में जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, पावर, शक्ति, अथॉरिटी, अधिकार, इन दोनों के ऊपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। देन गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड अल्टीमेटली वो स्टेट को रूल करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? देन द मॉडर्न स्टेट आर डिफाइंड बाय। अब जो मॉडर्न स्टेट्स होते हैं हम उन्हें किस तरह से डिफाइन करते हैं ये आपको बताना है। सोवर्निटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और ऑल ऑफ दी अबव। क्या फीचर्स होते हैं मॉडर्न स्टेट के? बढ़िया से जो है रिकॉल कर लीजिए सारा कुछ, थोड़ा सा ऐसे चैप्टर पर आ जाइए। जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा चैप्टर के पास में आ जाना है, क्या क्या चीजें चैप्टर में पढ़ी थी वो सारा कुछ रिकॉल कर लेना है, और फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने स्टेट पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्टेट्स पढ़े थे हमने, मॉडर्न स्टेट हमने पढ़ा था जो है चैप्टर के अंदर। तो मॉडर्न स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं? सोवर्निटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म या ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि मॉडर्न स्टेट में सोवर्निटी भी होती है, नेशनलिज्म के आइडियाज भी होते हैं, और साथ ही साथ सिटीजनशिप होती है। सिटीजनशिप के साथ में राइट्स भी होते हैं। आया याद? हमने ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Then a conflict view refers that all individuals are not placed dash in the society। अब जो conflict view होता है, याद कर लीजिए conflict theory के बारे में। So जो conflict view होता है वो ये कहता है कि सभी individuals जो हैं वो society में किस तरह से placed नहीं हैं। Okay, not placed dash in the society। How they are not placed? Formally, equally, both or none। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर यहाँ पर? कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या कहता है कि सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स किस तरह से प्लेस्ड नहीं है, फॉर्मली नहीं है, इक्वली नहीं है, या फॉर्मली इक्वली दोनों ही नहीं है, या फिर ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज बी, दैट इज इक्वली। कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये कहता है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि सभी इक्वली प्लेस्ड नहीं है। किसी के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी के पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अल्टीमेटली क्या होते हैं फिर? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इक्वली। देन education is a lifelong process which involve in dash of learning। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहां पर क्या इन्वॉल्व होता है लर्निंग प्रोसेस में? किस तरह की लर्निंग प्रोसेस होती है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ और नन।
बताइए किस तरह की लर्निंग होती है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन एजुकेशन है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के अंदर की आप जो है एजुकेशन नॉलेज लाइफ टाइम में कभी भी जो है गेन कर सकती है। सो ये किस चीज के अंदर आएगा? आंसर इज सी, दैट इज बोथ। आप इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, फॉर्मल भी कर सकते हैं। फॉर्मल कैसे करेंगे? स्कूल्स जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप जो है एडमिशन लेके इस सभी के थ्रू आप फॉर्मल एजुकेशन अर्न कर सकते हैं। इनफॉर्मल कैसे होता है? जैसे बच्चों को घर में से सिखाया जाता है या फिर आपके जो अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेंगे लाइफ टाइम में। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। ओके, देन रिचुअल एक्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डैश। अब जो रिचुअल एक्ट्स होते हैं वो किस चीज की तरफ ओरिएंटेड होते हैं? रिलीजियस सिंबल्स, इकोनॉमिक सिंबल्स, पॉलिटिकल सिंबल्स और सोशियोलॉजिकल सिंबल्स। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? रिचुअल एक्ट्स किसके लेके, किस चीज को लेके ओरिएंटेड होते हैं, किस चीज की तरफ जो है बेस्ड होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रिलीजियस सिंबल्स। रिलीजन में ही रिचुअल एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा हमने बात करी थी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह की, पूजा पाठ और ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में कैसे होता है, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। सो रिचुअल एक्ट्स किसके अंदर में आएंगे? आपके रिलीजियस सिंबल्स के अंदर। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? देन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज रेस्ट ऑन डैश यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज। अब जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं वो किन चीजों पर बेस्ड होती हैं या फिर वो किस तरह की यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज को होल्ड कर रही हैं? कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट और नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? किस तरह की यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज को होल्ड कर रही हैं मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। किस तरह की वैल्यूज होती है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज। देन आपके आते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। अब हम क्या करेंगे? केस बेस्ड एमसीक्यूज क्या होते हैं? केस बेस्ड एमसीक्यूज जहां पर आपको कोई एक केस दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है, टेक्स्ट दिया होता है जो कि आपकी बुक से ही होता है। ठीक है, आपकी बुक में से ही कोई भी एक टेक्स्ट ले लिया जाएगा, कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा। आपको क्या करना है? इस टेक्स्ट को रीड करना है एंड देन आंसर करना है क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। फिर इसी पैराग्राफ में से, इसी टेक्स्ट में से आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन्हें आंसर करना है। और एक और चीज क्या हमने देखी थी, ऑलरेडी हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कर चुके हैं जहां हमने इसे समझा था कि जब भी आप कोई टेक्स्ट को रीड करेंगे, पैराग्राफ को रीड करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपसे इसी में से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि जस्ट सपोज ये एक लाइन लिखी और इसमें से गवर्नमेंट को हटा दिया और अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा नहीं होता है। आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है, आपको इसको समझना है। ठीक है, क्या करना है? रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपसे क्या चीजें पूछी गई हैं एंड इसके बाद में रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करेंगे आप? कि इस पैराग्राफ में जो चीजें पूछी गई हैं उससे रिलेटेड मैंने क्या क्या पढ़ा है चैप्टर के अंदर, वो सारा कुछ रिकॉल कर लेना। और इसके आसपास के जितने कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है, जस्ट सपोज, तो आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस आपने स्टडी किए और क्या क्या टॉपिक्स वहां पर थे जो आपने रीड किए होंगे या आपको समझ में आए होंगे, वो सारा कुछ रिकॉल कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले इस पैराग्राफ को समझेंगे, देन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो मैं आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जैसा कि एग्जाम में नहीं रहूंगी तो मैं आपको शॉर्ट में इसको बताऊंगी। अभी इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, देन आने वाले पैराग्राफ्स को शॉर्ट में समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो व्हाट द पैराग्राफ सेज, देखिए, the industry is essentially part of a long supply chain and the freedom of manufacturers is to that extent extremely limited. इंडस्ट्री क्या है? लॉन्ग सप्लाई चेन का पार्ट है। इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हम जो है प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लॉन्ग सप्लाई चेन जो है पूरी, जहां पर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उस लॉन्ग सप्लाई चेन का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम है। There are in fact more than 100 operations between the designer and the final consumer. In this chain, only 15 are in the hands of the manufacturer. जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज ये पेन है,
ये पेन किस तरह से बना है, किस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ है, क्या इसकी डिजाइनिंग रहेगी, और ये पेन अभी मेरे पास में है, मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ। जस्ट सपोज कंज्यूम इन द सेंस कि मैं इसको यूज तो कर ही रही हूँ, ठीक है, तो मैं कंज्यूमर हो गई और इस पेन का जो डिजाइनर था, हमारे बीच में बहुत लंबा डिफरेंस है। ना ही मैं प्रोड्यूसर को जानती हूँ, ना ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जानता है। यानी कि और इस डिजाइनर से कंज्यूमर तक पहुंचने में ये जो पेन है प्रोड्यूसर से जो मेरे पास तक आया है कंज्यूमर के पास तक, इसके बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर है उसके हाथ में सिर्फ 15 ऑपरेशंस होते हैं। एनी सीरियस एजिटेशन फॉर अ राइज इन वेजेस विल लीड मैन्युफैक्चरर टू शिफ्ट देयर ऑपरेशंस टू अदर लोकेलिटीज बियॉन्ड द रीच ऑफ यूनियनिस्ट। अब जस्ट सपोज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी जो है, जस्ट सपोज ये पेन ही है, कल को इसके प्राइजेस रेज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्राइस रेज हो गए हैं तो मैन्युफैक्चरर को और जो है ऑपरेशंस इसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, फिर साथ ही साथ अदर लोकेलिटीज में भी अपने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं ताकि यूनियनिस्ट जो होते हैं उनकी रीच में ना आए। Whether it is the payment of the existing minimum wage or its substantial revision upwards, what is important is to enlist the support of the retailer in order to create the necessary pressure upon the government and the local agencies for a higher wage structure and its effective implementation. Thus, the vision here is that creation of an international opinion forum. तो यहाँ पर क्या एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि किस तरह से अगर प्राइसेस वगैरह राइज हो जाते हैं तो जो यूनियनिस्ट होते हैं वो जो है इस चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अल्टीमेटली जो पूरे पैराग्राफ का सार है वो ये है कि हम किस तरह से एक इंटरनेशनल ओपिनियन फोरम को क्रिएट कर सकें। ठीक है, किन चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। अब अल्टीमेटली अगर हम इस पैराग्राफ को और जो है बिल्कुल कंक्लूड कर दें तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर है, आया समझ में? ऐसे आपको पैराग्राफ को जो है रीड और अंडरस्टैंड एंड रिकॉल करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एक पैराग्राफ मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करते हैं। फैमिली एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट डैश इंस्टीट्यूशंस। अब फैमिली और रिलीजन किस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएंगे? इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ और नन। बताइए कौन से इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं फैमिली एंड रिलीजन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों आया है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो किस तरह का क्वेश्चन, मतलब किस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएंगे? फॉर्मल, इनफॉर्मल। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इनफॉर्मल। यहाँ पर कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस तो होते नहीं है, तो ये आ जाएंगे आपके इनफॉर्मल के अंदर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अभी हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करी, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, आपको उन सबको भी एक बार रिकॉल तो सारा कुछ कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्या है? Dash family is structured by a rule that a man requires in his father's house after reaching maturity and brings his wife to live with his families after marriage. क्या कहा जा रहा है? उस फैमिली को हम क्या कहेंगे जहां पर जो मेन है वो फादर के ही साथ में रह रहा है, फादर के ही हाउस में रह रहा है, और मेच्योरिटी के बाद में उसकी शादी हो जाती है और अपनी वाइफ को भी वो उसी घर में लेके आता है और वहीं पर ही सब साथ में रह रहे हैं। इस तरह की फैमिली को आप क्या कहोगे? मेट्री लोकल, पेट्री लोकल, मेट्रीआर्कल और नन ऑफ दीज। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है स्टार्टिंग में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पेट्री लोकल फैमिली। क्यों? क्योंकि जो मेल है वो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली में लेके आ रहा है और अपनी फैमिली के ही साथ में रह रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पेट्री लोकल। देन where economic conditions are harsh, dash may be one response of society, since in such situations a single male cannot adequately support a wife and children. अब आपको समझ में आया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? पहले आपसे फैमिली इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ लिया, उनके बारे में जान लिया, अब आगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे। क्या कहा जा रहा है कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हो जाती हैं तो एक फैमिली किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह की वो फैमिली होगी या किस तरह की प्रैक्टिस होगी जो एक रिस्पॉन्स होता है इन हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके। क्योंकि एक सिंगल मेल अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं कर सकता, तो किस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह का प्रोसेस होगा? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और एंडोगैमी। बताइए कौन सा वो प्रोसेस होगा? क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए, आपको आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द आंसर? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और एंडोगैमी। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्यों होने वाला है? देखो क्या कहा जा रहा है कि जो एक सिंगल मेल है वो अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन जैसे सपोज उसके 2 चिल्ड्रन है,
सो एक वाइफ है, एक चिल्ड्रन है, यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं और यहाँ पर 1 पर्सन है। तो ये 1 पर्सन 3 पर्सन को एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्या नहीं कर पा रहा है, एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए हम किस तरह की प्रैक्टिस अपनाएंगे, पॉलीएंड्री की। पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस क्या होती है, जहां एक मेल नंबर ऑफ वाइफ्स रख सकता, सॉरी पॉलीगैमी में क्या होता है, एक जो मेल या फीमेल है वो नंबर ऑफ वाइफ्स और हस्बैंड्स रख सकते हैं। उसी में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉलीएंड्री, एक होता है पॉलीगाइनी। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीएंड्री की। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पॉलीएंड्री। एंडोगेमी और मोनोगेमी इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? Then dash are connections between individuals established either through marriage, through the lines of descent that connect blood relatives। अब वो किस तरह के connections होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, जो या तो शादी से बने हुए हैं या ब्लड रिलेशंस के थ्रू बने हुए हैं। क्या कहते हैं हम इस तरह के कनेक्शंस को, फैमिली, किनशिप, रिलेटिव और नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, यहाँ पर क्या कहते हैं हम इन कनेक्शंस को, जो या तो मैरिज के थ्रू बने हैं या वंश परंपरा के थ्रू बने हैं या फिर ब्लड रिलेशंस के थ्रू हैं। सोचिए थोड़ा सा, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, फैमिली, किनशिप, रिलेटिव और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज किनशिप, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिश्तेदारी। ये रिश्ते कैसे बने हैं, आपके ब्लड के थ्रू बने हो, मैरिज के थ्रू बने हो, डिसेंट के थ्रू बने हो, हम इन्हें कहते हैं किनशिप रिलेशंस और किनशिप कनेक्शंस। ओके, देन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, many types of work do not conform to the idea of paid employment. Much of the work done in the informal economy, for example, is not recorded in any direct way in the official employment statistics. अब यहाँ पर किस एक चीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी में। स्पेशली आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है। सो द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी refers to transactions outside the sphere of regular employment, sometimes involving the exchange of cash for services provided, but also often involving the direct exchange of गुड्स और सर्विसेज। इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत कम ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क के लिए, जो भी वर्क किया गया है उसके लिए कैश प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर इन जनरल यही चीजें होती हैं कि आपने जो भी वर्क किया है या आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है। We can define work, whether paid or unpaid, as the carrying out of task requiring the expenditure of mental and physical efforts, which has as its objective the production of goods and services that cater to human needs। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्क क्या होता है, चाहे पेड हो या अनपेड हो, लेकिन वो सभी टास्क जिसमें मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, जहाँ पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, वर्क के बारे में। और इकोनॉमी का बहुत कम मेंशन है, यानी इकोनॉमी इन द सेंस इनफॉर्मल इकोनॉमी का कम मेंशन है, बाकी आपको वर्क के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। अल्टीमेटली कहाँ आ गए हम, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पर। देन क्या क्वेश्चंस है, The term dash economy refers to transactions outside the sphere of regular employment। अब अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। सो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मिक्स्ड और नन ऑफ दीज। वो कौन सी इकोनॉमी है जहां पर ट्रांजेक्शंस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बाहर होते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। ओके, देन Factories owned by dash entrepreneurs became the focal point of industrial development। अब वो जो फैक्ट्रीज जिन्हें कौन ओन करके रख रहा है, जो कि डेवलपमेंट का फोकल पॉइंट बन जाता है। जो फैक्ट्रीज हैं वो फोकल पॉइंट कब बन जाती हैं डेवलपमेंट का, जब उन्हें कौन ओन कर लेता है, कैपिटलिस्ट, फ्लेक्सिबल एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स। कौन है वो जिनके ओन करने से फैक्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट का फोकल पॉइंट बन जाती हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह को ओन कर लेते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, देन उनमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, देन उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर कंजम्पशन होता है। अल्टीमेटली इकोनॉमी, इंडस्ट्री या सोसाइटी भी ग्रो होती है, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज कैपिटलिस्ट। देन dash were broken down into basic operations that could be timed, organized and tracked with precision। किन चीजों को या किन प्रोसेसेस को आप बेसिक ऑपरेशंस में जब डिवाइड कर दोगे या ब्रेक डाउन कर दोगे तो टाइम्ड, ऑर्गेनाइज और ट्रैक्ड मैनर में जो वर्क है वो होने वाला है। किन चीजों को आपको ब्रोक करना है,
कैपिटलिस्ट प्रोसेसेस को, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को, एम्पायरिकल प्रोसेसेस को और आइडियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइए, किन्हें आपको ब्रोक डाउन करना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। जैसे सपोज ये कोई प्रोसेस हो रहा है, इसे यदि आप डिवाइड कर देते हो तो जो आपका वर्क है वो टाइम्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने वाला है। तो आपको डिवाइड क्या करना है, कैपिटलिस्ट प्रोसेस को, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, एम्पायरिकल प्रोसेस और आइडियोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? आंसर इज बी, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को। हमने क्या चीज देखी थी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इंडस्ट्रीज में जो वर्क होता है उसको डिवाइड जब हम कर देते हैं, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो वो वर्क जो है टाइमली मैनर में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर किसी पूरा जो वर्क है वो कोई एक ही पर्सन कर रहा है या जो वर्क है वो डिवाइडेड नहीं है तो वर्क होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो हमने क्या कर दिया, वर्क को डिवाइड कर दिया। तो किस प्रोसेस को ब्रोक डाउन करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को। ओके, देन एन एंटिटी दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इज नोन एज एन डैश। अब वो एंटिटी कौन है जो कंट्रोल करती है, मतलब एक्सरसाइज करती है कंट्रोल। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट। और ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है, इसके सभी एक्सप्रेशंस, इसके सभी वर्क को हम वैलिड, राइट और जस्ट मानते हैं। क्या है वो? अथॉरिटी, पावर, वर्क और नन ऑफ दीज। एन एंटिटी दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इज नोन एज। अब वो कौन सी एंटिटी है जो आपके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है? क्या अथॉरिटी कर रही है, पावर कर रही है, वर्क कर रही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या है करेक्ट आंसर? और सेकेंडली, ये जो एंटिटी है, ये जो भी वर्क कर रही है वो वैलिड है, राइट है और जस्ट है। सो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? आंसर इज ए, दैट इज अथॉरिटी। जो आपके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, अधिकार जमा रही है, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है ये सब कुछ सही कर रही है, इसलिए हम उसकी बात को मान भी रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अथॉरिटी। क्या होगा? एन एंटिटी दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इज नोन एज अथॉरिटी। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट। क्लियर है? देन अगेन आपके पास में एक पैराग्राफ है। क्या है पैराग्राफ में? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। Two concepts which are critical to the understanding of political institutions are power and authority. Power is the ability of individuals or groups to carry out their will even when opposed by others. It implies that those who hold power do so at the cost of others. There is a fixed amount of power in society and if some wield power, others do not. In other words, an individual or group does not hold power in isolation. They hold it in relation to others. क्या चीज कही जा रही है यहाँ पर? रीड इसलिए किया है ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। सो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है कि वो किस तरह से पावर एंड अथॉरिटी के थ्रू अपना जो है रूल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर वो जो है सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं। पावर क्या है? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर और अदर्स विल। और जो पावर है वो हमेशा किसी और के रिलेशन में ही एक्सरसाइज होती है, आप उसे कभी भी आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। सो अराउंड 60 years ago, social anthropologists conducted empirical studies of dash to explain how order can be preserved in the absence of a modern governing apparatus. करीब 60 साल पहले जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने एम्पायरिकल स्टडी करी थी। अब किस चीज की एम्पायरिकल स्टडी करी थी वो अभी आपको बताना है। उन्होंने ये स्टडी इसलिए करी थी ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जो आज के समय में होती है मॉडर्न गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अगर वो नहीं होगी तो ऑर्डर किस तरह से बना रहेगा। ठीक है, सारा कुछ काम अच्छे से कैसे होगा यदि गवर्नमेंट नहीं होगी। तो अब उन्होंने किस चीज की स्टडी करी ये आपको बताना है। स्टेटलेस सोसाइटीज, एम्पायरिकल सोसाइटीज, मॉडर्न स्टेट्स और नेशनलिज्म। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किस चीज की एम्पायरिकल स्टडी की थी? स्टेटलेस सोसाइटीज, एम्पायरिकल सोसाइटीज, मॉडर्न स्टेट्स और नेशनलिज्म। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज स्टेटलेस सोसाइटीज।
जो सोसाइटीज स्टेटलेस हैं, जहां पर स्टेट नहीं है, जहां पर कोई गवर्नमेंट एपरेटस नहीं है, कोई भी पावर अथॉरिटी में नहीं है, सभी इक्वली हैं, पीपल हैं जो साथ में मिलकर अपनी सोसाइटी को रन कर रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटीज में ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, इस एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एम्पायरिकल स्टडी की थी। किसकी? स्टेटलेस सोसाइटीज की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज स्टेटलेस सोसाइटीज। ओके, देन सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड, सिटीजनशिप राइट्स के अंदर क्या आता है? सिविल राइट्स इन्वॉल्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिव वेयर दे चूज टू। सिविल राइट्स मतलब इंडिविजुअल्स के पास में फ्रीडम है, उन्हें जहां भी रहना है वो वहां पर रह सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको ना। सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड, क्या क्या आता है सिटीजनशिप राइट्स के अंदर? सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से राइट्स आते हैं सिटीजनशिप राइट्स के अंदर? सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स, या फिर ये सभी? Here the correct answer is D, that is all of these। ये सभी राइट्स आते हैं सिटीजनशिप राइट्स के अंदर। नागरिक अधिकार भी होते हैं, राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, राइट टू वोट, राइट टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड सोशल राइट्स भी होते हैं। तो ये सभी आते हैं इसके अंदर, हमने ये रीड किया हुआ है। ओके, देन Dash is a collection of symbols and values that give people a sense of belonging to a single political group। अब वो क्या एक चीज होती है जहां पर जो people होते हैं, जो citizens होते हैं, उन सभी के अंदर एक sense of belonging होती है कि हाँ वो एक single political group से ही belong करते हैं। collection of symbols and values, वो कौन से symbols values हैं जो कि people को sense of belonging provide कराते हैं? nationalism, regionalism, fascism और communism। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? नेशनलिज्म को हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नेशनलिज्म। क्यों होगा नेशनलिज्म करेक्ट आंसर? क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये सभी क्या है? ये सभी वो सिंबल्स हैं, वो सभी वैल्यूज हैं जो हमें सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम सभी इंडिया को बिलोंग करते हैं एंड हम सभी एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी का पार्ट हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज नेशनलिज्म। ओके, देन डैश इज अ ब्रांच ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। अब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की ब्रांच क्या है? कैपिटलिज्म, कैल्विनिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। है द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म क्या है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है। कैल्विनिज्म का पूरा टॉपिक हमने जो है लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देन है आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। क्या होते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज? देखो यहाँ पर एक होता है असर्शन या फिर एक स्टेटमेंट होता है, सेकेंडली होता है रीजन, उस स्टेटमेंट का रीजन होता है। और हर असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज में आपके सामने ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, क्या है ऑप्शंस? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन भी और रीजन भी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंडली, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कहीं ना कहीं हम ये चीज कह सकते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो ये हैं आपके 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं एंड 2 ऑप्शंस ये होते हैं। एक तो या तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या कोई स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आपके ऑप्शन सी या डी में से होंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपके ऑप्शन ए या बी में से होंगे कि क्या रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सभी में सेम ऑप्शंस होंगे। आपको बस क्या करना है, असर्शन एंड रीजन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से उन्हें समझना है। क्लियर है? सो अब हम असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। असर्शन क्या कहता है? अ कॉन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड्स ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में वो सभी इक्वली प्लेस्ड नहीं हैं, इक्वल पोजीशन पर नहीं है। इन शॉर्ट सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट व्यू कहता है। रीजन,
ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फैमिली हो, मैरिज हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, कितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी ऑपरेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंडर में। यानी जो भी सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशंस में है, उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होते हैं। ये रीजन कह रहा है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि असर्शन और रीजन दोनों क्या करेक्ट हैं या इनमें से कोई इनकरेक्ट है। अगर इनमें से कोई इनकरेक्ट है तो आपका आंसर सी या डी में से होना चाहिए। अगर ये दोनों करेक्ट हैं तो आपको देखना है क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और आपका आंसर ए या बी में से होना चाहिए। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? मैंने आपको असर्शन रीजन दोनों ही एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, क्या है करेक्ट आंसर? Answer is A, that is both are true and R is the correct explanation of A। क्या कहा जा रहा है? कन्फ्लिक्ट व्यू क्या कहता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, सभी इक्वली प्लेस्ड नहीं है। और रीजन क्या कह रहा है कि क्योंकि सभी सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हैं, इसीलिए सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं एंड एवरीबडी इज नॉट प्लेस्ड इक्वली इन दी सोसाइटी। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? आया समझ में कैसे करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज? ओके, देन assertion says the nuclear family is seen as the unit best equipped to handle the demands of industrial society by the functionalist। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बेस्ट यूनिट है, ये फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं, ये असर्शन कहता है। ओके, रीजन A central debate in India has been about the shift from nuclear family to joint family। इंडिया में जो सेंट्रल डिबेट है फैमिलीज को लेकर वो ये है कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिलीज की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। ये मैंने आपको असर्शन एक्सप्लेन कर दिया, रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ए बी सी डी में से। ठीक है, क्या देखेंगे सबसे पहले कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई गलत है। अगर कोई गलत है तो सी या डी में से ऑप्शन लगाइए और खत्म। फिर इसके बाद में अगर आपको लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो अब आपको ये देखना है कि क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपको जल्दी से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है। देन आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी, दैट इज बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों है यहाँ पर बी ऑप्शन सही? देखिए, फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिट है। क्यों है? देखिए, पहले हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हुआ करते थे, अब हम आ चुके हैं मॉडर्न सोसाइटीज में। मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये सभी होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर। जो पीपल होते थे वो फील्ड्स के ही पास में रहते थे, उनके घर के पास में ही एग्रीकल्चरल फील्ड्स हुआ करती थी, वहीं पर ही वो जो है अपना वर्क किया करते थे, शाम को घर आते थे, सब साथ में रहते थे, पूरी फैमिली साथ में हुआ करती थी। सोसाइटी में पर्सनल रिलेशनशिप्स ज़्यादा हुआ करती थी। हम जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ आ गए, मॉडर्न सोसाइटीज़ इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, शिफ्ट इन दी लोकेशन ऑफ वर्क हो गया, शिफ्ट इन दी जो है शिफ्ट इन दी वर्क भी हो गया, शिफ्ट इन दी लोकेशन ऑफ वर्क एंड शिफ्ट इन दी वर्क, दिस इज शिफ्ट इन दी वर्क, और लोकेशन ऑफ वर्क भी चेंज होगी। लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आके रहने स्टार्ट करने लगे, जहां पर कौन होता है? कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। कहीं कहीं पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, कहीं पे सिर्फ हस्बैंड वर्क कर रहा है या सिर्फ वाइफ वर्क कर रही है, और फिर वो अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड और वाइफ की नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। छोटी फैमिली है तो जो नीड्स हैं उस टाइम पे उन्हें आप फुलफिल कर सकते हो। यानी न्यूक्लियर फैमिली जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेस्ट यूनिट है, ये फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं। क्लियर है? आया समझ में क्यों कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट ऐसा? रीजन क्या है कि इंडिया में जो सेंट्रल डिबेट है वो ये है कि मॉडर्न होने के बाद भी, मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली से हम जॉइंट फैमिलीज की तरफ शिफ्ट ऑन
हो रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी हाईली पर्सनल रिलेशंस होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। जहां एक तरफ न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, यहाँ जॉइंट फैमिली की बात चल रही है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसीलिए जो असर्शन रीजन है वो असर्शन को करेक्ट वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दोनों डिफरेंट सेंटेंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आया समझ में? देन असर्शन, मैरिज हैज अ लार्ज वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। मैरिज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। रीजन, the forms can be identified on the basis of number of partners and rules। जो forms हैं मैरिज के, हम उन्हें numbers of partners and rules के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये असर्शन था, रीजन था। ये हैं आपके 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर आपको बताना है। व्हाट्स द आंसर हियर? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए, सोचिए थोड़ा सा, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या कोई सा स्टेटमेंट गलत है, क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि मैरिज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, नंबर्स के बेसिस पे एंड रूल्स के बेसिस पे, दैट हु कैन मैरी हुम। जहां पर हमने एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी पढ़ा था, एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स में हमने मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी पढ़ा था, पॉलीगाइनी पॉलीएंड्री भी पढ़ा था। सो इसीलिए मैरिज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? देन वर्क कैन बी ओनली डिफाइंड एज पेड टास्क। असर्शन कहता है कि वर्क सिर्फ वही होता है जहां पर आपको पे किया जाता है। किसी काम को करने के लिए जहां आपको पे किया जा रहा है तो वो आपका वर्क है, ये असर्शन कहता है। रीजन, Many types of work do not conform to the idea of paid employment। बहुत से वर्क होते हैं, बहुत से टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जहां पर आपके वर्क के लिए या आपने जो भी काम किया है उसके लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि आपको पे किया जाए। ठीक है, यानी कि ये जो पेड एम्प्लॉयमेंट का आइडिया है ये बहुत से वर्क्स को लेके फिट नहीं होता है, ये रीजन कहता है। अब क्या है करेक्ट आंसर? ये आपके 4 ऑप्शंस, दी करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक गलत है? दी करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्यों है ये? ए फॉल्स क्यों है, आर ट्रू क्यों है? वर्क कैन ओनली बी डिफाइंड एज पेड टास्क, आर असर्शन में ये कहा जा रहा है। देखिए वर्क क्या होता है, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, लेकिन यदि वहां पर आपके मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो सोसाइटी में ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्क। तो वर्क सिर्फ और सिर्फ पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इसीलिए असर्शन क्या है? फॉल्स है। और रीजन ट्रू क्यों है? क्योंकि बहुत से टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जहां पर सिर्फ पे नहीं किया जाता। मैंने आपसे कहा ना, वर्क कैन बी डिफाइंड एज वेदर पेड और अनपेड, बट इफ इट इंक्लूड्स मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स देन इट इज कंसिडर्ड एज वर्क। क्लियर है? आया समझ में क्यों गलत है असर्शन एंड व्हाई रीजन इज ट्रू? ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो अभी हमने केस बेस्ड एमसीक्यूज किए, असर्शन रीजन किए, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं चैप्टर में से ही जो कि आपके एग्जाम्स में हो सकता है आपसे पूछे जाएं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ओके, वन हु इज नॉट हैविंग फेथ इन रिलीजन इज नोन एज। अब वो जिसे रिलीजन में कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? थीस्ट, अथीस्ट, नॉन रिलीजियस और रिलीजियस। वो करेक्ट टर्म क्या होगा उस एक पर्सन के लिए या उस इंडिविजुअल के लिए जिसे रिलीजन में फेथ नहीं है? व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड हियर? द आंसर इज बी, दैट इज अथीस्ट। थीस्ट यानी who is having faith in religion and atheist is who is not having faith in religion। नॉन रिलीजियस या रिलीजियस भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है टर्म की कि वो टर्म क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा। सो पर्टिकुलरली here the correct answer is B, that is atheist। okay, then which of the following is not an element of state। अब आपको ये बताना है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमने बार बार स्टडी किया और अब तो मतलब आपको शायद याद ही हो गया होगा। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं वो सारा रिकॉल कर लो। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन इनकरेक्ट है जो कि स्टेट का एलिमेंट नहीं है। आपको क्या बताना है कि वो कौन सा है जो स्टेट का एलिमेंट नहीं है।
पॉपुलेशन, सोवर्निटी, जुडिशरी और गवर्नमेंट। तो किस किसने फटाक से अपना आंसर नोटबुक में लिख लिया है? हियर द करेक्ट आंसर इज, अब आपको मैच करना है मेरे आंसर के साथ में, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी स्टेट के एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता। स्टेट कब कंसिस्ट होता है? जहां पॉपुलेशन होती है, जहां सोवर्निटी होती है। सोवर्निटी यानी कि हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, हम खुद में संप्रभु हैं, सुप्रीम है हमारी पावर। गवर्नमेंट है जहां पे, ठीक है। एंड प्लस क्या होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं ना स्टेट के, सो ये 3 तो है ही, प्लस टेरिटरी। जहां टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, सोवर्निटी हो, गवर्नमेंट हो, वहां पर स्टेट फॉर्म होता है, वो स्टेट का एलिमेंट होता है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? सी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, दैट इज जुडिशरी। देन Dash is an organization of beliefs and rituals which control and regulate our lives। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, फेथ्स होते हैं, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं। ऑप्शन सुनिए, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी और फैमिली। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां बिलीव्स भी हैं, फेथ भी हैं और वो आपकी लाइफ को रेगुलेट एंड कंट्रोल भी कर रही हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज रिलीजन। जो रिलीजन होता है हमारा, वो उससे हमारे बहुत सारे फेथ्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल एंड रेगुलेट भी कर रहे होते हैं। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज Who started modern education in India? अब ये भी वापस से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच और इंडियंस, किसने स्टार्ट किया था? यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। सो नाउ अब आप 100% प्रिपेयर्ड हैं अपने टर्म 1 एग्जाम्स के लिए चैप्टर 3 के साथ में, क्योंकि हम चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी कर चुके हैं एंड हमने सभी तरह के एमसीक्यूज कर लिए हैं जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स रिगार्डिंग चैप्टर 3। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लास पर क्लिक करना है, क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आए। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ आपको दिख जाएगा। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।